हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है, कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका है क्या वो सही है या नहीं है, एंड जो इन्फ्लेशन के अंदर जिन गुड्स एंड सर्विसेज को वेट दे रखे हैं क्या वो वेट सही है या नहीं है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में। तो अपन जैसे देख सकते हैं इन्फ्लेशन जो है मेजर होता है दो इंडाइसेस के बेसिस पे, जो कि है सी पी आई एंड डब्ल्यू पी आई। तो सी पी आई जो है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यू पी आई जो है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो 2013 में सीपीआई ने रिप्लेस कर दिया था डब्ल्यूपीआई को। तो करंट सिनेरियो में जो इन्फ्लेशन रेट है वो सीपीआई के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे सीपीआई कैलकुलेट होता है। तो हम देखें, सीपीआई एक प्राइमरी इन्फ्लेशन गेज है जो कि आरबीआई यूज़ करता है फॉर वो मॉनेटरी पॉलिसीज सिंस 2013। तो ये जो सीपीआई है वो ट्रैक करता है एवरेज प्राइस चेंजेस और द फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो फिक्स्ड गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सीपीआई के अंदर डली हुई है उनके एक पर्टिकुलर वेट्स के हिसाब से वो इन्फ्लेशन या फिर सीपीआई कैलकुलेट करता है, जो कि कंज्यूम कर रहा है बाय द हाउस होल्ड कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर अपन देखें तो सीपीआई में किन किन चीज़ों के लिए कितना कितना वेट्स डिफाइन करा गया है वो इससे पता पड़ता है। जैसे हेल्थ के लिए 6.97, एजुकेशन के लिए 3.37, रेस्टोरेंट के लिए 4.51। तो ऐसे ऐसे करके हर एक एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग जो रेट्स हैं वो डिपेंड करे गए हैं सीपीआई में। इन रेट्स के बेसिस पे ही जो इन्फ्लेशन रेट है वो कैलकुलेट होती है। एक फूड का जो सब डिवीजन दे रखा है कि फूड में भी किन किन चीज़ों का कितना कितना वेट दे रखा है वो अपन इस टेबल से देख सकते हैं। जैसे दूध के लिए 6.61, वेजिटेबल्स के लिए 6.04। तो अपन देखते हैं किन किन क्लास ऑफ पीपल के लिए क्या इन्फ्लेशन रेट सही है नहीं सही है। तो इन्फ्लेशन रेट हर एक क्लास के लिए अलग अलग होना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन रेट एक ही इन्फ्लेशन रेट हर एक क्लास ऑफ पीपल के लिए बना दिया है, जो कि सही मेजर नहीं है एक इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में, महंगाई को कैलकुलेट करने में। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि पूरे क्लास के लिए जिनकी इनकम 10,000 के बिलो है इन्फ्लेशन रेट क्या वो मेजर सही है। देख चल देखते हैं। तो जो मेजोरिटी ऑफ जो पुअर क्लास की जो इनकम है वो सिर्फ खाने के ऊपर खर्च हो जाती है। वो ये नहीं सोचता कि उसे कार खरीदनी है, वो ये नहीं सोचता कि उसे घर खरीदना है। वो बस ये सोचता है कि मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। तो मेजोरिटी ऑफ 50 to 60% ऑफ द पुअर क्लास की जो इनकम है वो सारा खाने पे खर्च हो जाता है। तो अगर अपन ऐसे देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो एक सही डिपेक्ट कर रहा है एक पुअर क्लास के लिए। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं वर्डिक क्या है, रिफ्लेक्ट पार्ट अनियन पोटैटो पार्शली रिफ्लेक्ट कर रहा है, एलपीजी केरोसिन सही से रिफ्लेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन रेट, बस ऑटो फेयर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी सही से रिफ्लेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल का जो खर्चा है, जैसे पुअर क्लास को एक कम प्राइजेस में और गवर्नमेंट के स्कीम्स के से जो बेनिफिट मिल रहा है हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस है उसको बिल्कुल कम रखने में। तो ये भी देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट सही से डिपेक्ट कर रहा है हॉस्पिटल के चार्जेस को एंड अदर थिंग्स जो आप देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि मिडिल क्लास के लिए क्या इन्फ्लेशन रेट सही है नहीं सही है। तो जैसा कि अपन इस पर देख सकते हैं सीपीआई के अंदर जो एजुकेशन का जो रेट है वो है 3.37% एंड ट्रांसपोर्ट का है 9.4% एंड हाउसिंग एंड रेंट का है 16.5%। बल्कि जो एक मिडिल क्लास की जो एवरेज इनकम है या फिर मिडिल क्लास की जो मोस्ट ऑफ द इनकम है वो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, कार की ईएमआई के ऊपर या फिर होम लोन की ईएमआई के ऊपर या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के उसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ द इनकम मिडिल क्लास की जो है वो खर्च हो जाती है। तो अपन ऐसे देखें तो जो सीपीआई का जो वेट्स है एक इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में मिडिल क्लास के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं होम लोन की ईएमआई रियल इन्फ्लेशन जो है 18 to 22% है, और सीपीआई का वेट जो है वो 0 दे रखा है। तो इन्फ्लेशन जो है वो सही डिपिक्ट नहीं करता है मिडिल क्लास के लिए महंगाई को देखने का। अगर प्राइवेट स्कूल में भी देखें तो साल पर साल 12 to 18% बढ़ती जा रही है, और सीपीआई में वेट से उसका 3.3% या फिर 3.37% है। तो ये भी सही से डिपेक्ट नहीं कर रहा है। एंड कार और प्राइस की ईएमआई जो है वो 10 to 14% उसका रियल इन्फ्लेशन रेट पर जो सीबीआई है उसके अंदर से 0.5% वेट है कार प्राइस एंड ईएमआई का। एंड एसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो महंगाई है 18 to 12% बढ़ रही है, बट सीबीआई में से उसका 1% वेट है। तो अपन जैसा कि देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द चीज़ों की जो वेट्स हैं वो सही से डिपेक्ट नहीं कर रहा है असली महंगाई जो मिडिल क्लास को फेस करनी पड़ रही है। तो अपन देखते हैं जो रिच क्लास है जो अपर क्लास है क्या इन्फ्लेशन रेट उनके ऊपर क्या सही है या नहीं सही है। तो अगर अपन देखें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जो इन्फ्लेशन है वो रिच और अपर क्लास के लिए एक फ़ायदेमंद है, ना कि कोई नुकसान। क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ती जाएगी जैसे वैसे वैसे जो रियल स्टेट है, स्टॉक्स हैं, गोल्ड हैं, बॉन्ड्स हैं, उनकी जो प्राइस है बढ़ती जाएगी।
के बजाय नेगेटिव इफेक्ट डालने के लिए रिच और अपर क्लास में वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। तो अपन कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो वो है रिच और अपर क्लास। तो अपन देखें तो ये एक समरी है कि सीपीआई किस किस के लिए सही है या नहीं है। तो अगर सीपीआई जो है पूरे क्लास के लिए देखें तो एक मॉडरेट जॉब दे रहा है, एक मॉडरेट जॉब एज अ वर्क कर रहा है कि इन्फ्लेशन रेट ना ही गलत है ना ही बिल्कुल सही है, एक मिडिल लेवल पे है सीपीआई रेट। अगर हम मिडिल क्लास के लिए देखें तो सीपीआई बिल्कुल भी सही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए इन्फ्लेशन। अगर तो अपन रिच क्लास के लिए देखें तो सीपीआई इन्फ्लेशन ये सब इरेलीवेंट है, क्योंकि उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनके लिए एक फ़ायदेमंद है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। और वन अब देखें रियल इन्फ्लेशन क्या है और ऑफिशियल सीपीआई में क्या दे रखा है एक मिडिल क्लास के लिए। अगर अपन रियलिटी देखें तो सीपीआई जो है बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है इन्फ्लेशन को देखने का। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं असली में इन्फ्लेशन कितना है और सीपीआई में उसको वेट कितना दे रखा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर अगर अपन कंपैरिजन करें जो फोन की प्राइजेस है, जो कार की प्राइजेस है, जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है, वो इस तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि सीपीआई के वेट्स भी एक अच्छा पोजीशन शो नहीं कर पा रहे हैं अपन को। तो इन्फ्लेशन रेट मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अपन देखें सीपीआई बिल्कुल भी सही नहीं मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि हाउस के जो रेट्स हैं वो बहुत ही कम है। हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है। एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड उसका वेट से 3.30% है। और कार की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो मिडिल क्लास के लिए बढ़ती जा रही है, बट जो बढ़ नहीं रही है वो है उसकी सैलरी। तो बाकी सारे एक्सपेंसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस की प्राइस तो बढ़ती जा रही है, तो जो उसकी सैलरी है वो वहीं की वहीं है। अभी वो कर रही है तो भी 2 और 4 कर रही है। तो मुझे बताया गया कि इन्फ्लेशन रेट जो 5 और 6% है वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। और अगर ये गलत तरीका सोच के अपन सोच रहे कि 5 और 6% की इन्फ्लेशन रेट है तो अपना जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, अपना जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो बहुत ही गलत हो जाती है। तो चलिए अब अपन एंड पे आ गए। तो अपन ने देखा कि इन्फ्लेशन रेट जो है मिडिल क्लास के लिए वो एक सही तरीका नहीं है कैलकुलेट करने के लिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। वो रिच के लिए सही हो सकता है, पूरी क्लास के लिए फिर भी थोड़ा वो सही हो सकता है, फिर मिडिल क्लास के लिए वो बेसिकली सही नहीं है। बस।